गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बता रहा था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखो बच्चों, इसका मूल पर्पज़ क्या है? इसका मूल पर्पज़ है अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विवादों का समाधान। रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट और रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट। कुछ इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट होते हैं जैसे कि समुद्री कानून, जैसे कोई ट्रीटी। और बच्चों आप याद रखना, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, वो आपके घर जैसा लॉ नहीं है। जो घर का मतलब इंडिया जैसा लॉ नहीं है। जिसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब बच्चों ये होता है कि कुल मिला के वो लॉ भारत जैसा नहीं होता, घरेलू लॉ जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम भारत के अंदर लॉ का उल्लंघन कर दें पुलिस हमें हिरासत में ले लेगी। लेकिन पूरी दुनिया की ऐसी कोई पुलिस है ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे इंटरनेशनल लॉ बड़ा ही सॉफ्ट होता है और वो कई बार मॉरलिटी जैसा ही होता है। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ मोर इक्वल टू द मॉरलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मॉरलिटी कह लो, इंटरनेशनल लॉ कह लो, बात एक ही है, क्योंकि लॉ तो है, इन्फोर्समेंट का तरीका नहीं है। ये लागू कौन करवाएगा? इंटरनेशनल पुलिस है नहीं। आपको अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर तो दे देगा, लेकिन इसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो ये प्रॉब्लम ऐसा होती है। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता तो राज्य के पास ही होती है। सॉवरेंटी लाइज विथ स्टेट, नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास संप्रभुता थोड़ी होती है। तो जैसे कि हमने बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून अनक्लॉज 1982। संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून, तो ये एक उदाहरण है। उसके अलावा तो ये वैधानिक विवादों को हल करता है। दूसरा, इसकी एक भूमिका है एडवाइजरी, सलाहकारी। इसकी कौन सी भूमिका है? एडवाइजरी या सलाहकारी। अब एडवाइजरी भूमिका में क्या करता है ये? सलाहकारी भूमिका में इसका मूल काम क्या है? एडवाइजरी भूमिका में तो ये एडवाइस किस पे करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी। क्योंकि क्योंकि विवाद का समाधान कौन करेगा? स्वाभाविक रूप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। विवाद कौन लेकर जाएगा? नेशन स्टेट। इंडिविजुअल का विवाद नहीं होगा, राष्ट्र राज्य के बीच का विवाद होगा। और दूसरी बात होती है सलाहकारी। सलाहकार में कौन लेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी। राज्यों को सलाह लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, एजेंसीज ऑफ यूएनओ कैन टेक एडवाइस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। तो सलाह किन मामलों पे लोग? मान लो यूनेस्को, आपको अगर याद होगा हमने कई एजेंसी के नाम लिखवाए थे, यूनेस्को, आईएलओ। ये किसी मुद्दे पे सलाह ले सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सलाह ले सकती हैं। और अब मान लो कि कोई यूनेस्को का अधिकारी है, ये एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक संगठन। तो अगर ये मान लो कि यूनेस्को कोई कर्मचारी है और फिलिस्तीन जा रहा है, और यूनेस्को कर्मचारी का मतलब यूएन कर्मचारी, और मान लो कि फिलिस्तीन में इसराइल फिलिस्तीन के वॉर में मार दिया गया। अब सवाल है उसको कंपनसेशन कौन देगा? उस जो व्यक्ति मारा गया उसको मुआवजा कौन देगा? तो अब ये अगर ये विवाद आ जाए तो ये मामला जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एजेंसी के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएगा, कि आखिर में
एजेंसी, क्योंकि एजेंसी एडवाइस लेगी, क्योंकि दोनों राज्य सहमत है नहीं। एजेंसी एडवाइस लेगी और जो भी एडवाइस यूनाइटेड नेशन देगा उसे नेशन स्टेट को मानना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। और आप कहोगे सर ये बताओ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय कोई न माने तो क्या होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निर्णय दिया और न माने, जैसे कि चाइना, चाइना मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने पनामा के डिस्प्यूट में आईसीजे ने डिसीजन दिया तो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। तो अब बात वही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कानून कम पावर ज़्यादा चलता है। और दोस्तों, जहाँ पावर चल जाए वहाँ कानून की चलने की नौबत नहीं आती। कानून, लॉ तो ये मानता है कि ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, लेकिन पावर तो ये है भाई, जिसके पास लाठी है उसी उसी की भैंस है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कोई निर्णय दे और कोई मानने से इनकार कर दे तो सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित कर सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन पास अ रेजोल्यूशन। सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव पारित करेगी उस राज्य के विरुद्ध जो कानून नहीं मान रहा है, उस राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही होनी चाहिए। इट मीन्स वो राज्य पेनलाइज होना चाहिए। इट मीन्स दैट स्टेट मस्ट बी गिवन सम पेनल्टी, सम पनिशमेंट। तो अब इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे। देयरफॉर इट इज परमिटिंग काइंड ऑफ आर्म्ड एक्शन, आर्म्ड एक्शन or a military action against a nation state who is not abiding with the decision or advice of security यूनाइटेड नेशन आईसीजे। तो अगर ये बात नहीं मानता सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करे, फिर मामला बच जाता है। प्रॉब्लम यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी किसके खिलाफ? वो अपने मेंबर स्टेट, वो जो परमानेंट मेंबर उनके खिलाफ कभी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। P5 के खिलाफ कभी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि P5 खुद ही उसके मेंबर है, वो वीटो का पावर है उनके पास। इसलिए आप देखोगे बार बार, दोस्तों, समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, समस्या महाशक्तियों की है। इसलिए यूक्रेन क्राइसिस में आप देखो, यानी यूनाइटेड नेशन इज नाउ ब्रोकन सिस्टम, ये कुल मिला के अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए आप देखोगे 1945 जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना तभी से ये हैरानी की बात है कि दुनिया में नाटो पावरफुल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ है, दुनिया में शांति और न्याय की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, इसमें पावर कंसंट्रेशन G7 के पास है। यही दुनिया की समस्या है, यही दुनिया की पेचीदगी की समस्या है बच्चों। इसलिए दुनिया में यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा, पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर होगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स है। दुनिया में पावर पॉलिटिक्स ही चल रही है, यही विडंबना है और यही इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए आप देख रहे हो यूक्रेन क्राइसिस में संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा, पैलेस्टीन क्राइसिस में यूएन कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो आप कहोगे सर इससे संगठन बनने क्या फ़ायदा? अब वही बात है कि प्रॉब्लम संयुक्त राष्ट्र संघ की थोड़ी बच्चों। अगर टीवी में कोई गड़बड़ बात दिख रही है तो टीवी फोड़ने से तो बात नहीं बन जाएगी। दोष टीवी का नहीं है, दोष उस कंटेंट का है, टेलीकास्ट का है। इसीलिए ये फंक्शनिंग में मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मेन प्रॉब्लम है बच्चों महाशक्तियों की, मेजर पावर की, जो यूनाइटेड नेशन को कभी भी पावरफुल होने ही नहीं देना चाहते। समस्या यही आती है, जो यूएन को पावरफुल बनाए रखने के समर्थक है ही नहीं है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन आप इस बात में और अंतर रखिएगा। देखो, एक होता आईसीजे, एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट।
ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बच्चों दोनों बातों में अंतर आपको देखना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अलग है, आईसीसी अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है बच्चों। और ये क्रिमिनल कोर्ट का मतलब क्या है? अभी आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में थी, आईसीसी ने वारंट इशू किया रसिया के राष्ट्रपति के खिलाफ। आईसीसी ने वारंट इशू किया इसराइल के पीएम के खिलाफ। इसका मतलब है आईसीसी काम, देखो इसका काम क्या है बच्चों, आपने देख लिया। इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विवादों का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विवादों का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विवादों का समाधान, ये काम किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। लेकिन जब कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो बच्चों ये काम बिल्कुल अलग किस्म का है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय काम विवादों को हल करना बिल्कुल नहीं है। इसका काम केवल ये है जिनके खिलाफ वार क्राइम, अगर किसी व्यक्ति ने युद्ध अपराध किया हो, वार क्राइम, किसी व्यक्ति ने मानव नरसंहार किया हो, जीनोसाइड, अगर किसी व्यक्ति ने वार क्राइम किया हो, मानव नरसंहार किया हो, इसका मतलब है इट इज़ वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये कहा जाता है मानव अधिकारों का बड़ा ही उल्लंघन है। आईसीसी काम अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान नहीं है कि जल का झगड़ा, हिंसक का झगड़ा हल नहीं करता। ये मूलतः क्या करता है? वार क्राइम को सॉल्व करता है, ह्यूमन जेनोसाइड को हल करता है, मानव नरसंहार की समस्या को हल करता है। इसलिए बच्चों आप देखोगे कि अब 2002 में ये बना कब? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना ईयर 2002 में, 2002 में बना। अंतर्राष्ट्रीय न्याय संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और आईसीसी का, इसीलिए आईसीसी ने आरोप क्या लगाया है? रसिया के राष्ट्रपति, नहीं, रसिया के राष्ट्रपति, इसराइल के पीएम, इन लोगों ने वार क्राइम किया है, और दैट इज वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये मानव नरसंहार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसलिए ये बात कही जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसलिए बात कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो अपने आप में ऐसे लोगों को दंडित करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इसका भी हेडक्वार्टर हेग में है, हॉलैंड में। इसका भी हेडक्वार्टर हॉलैंड में है। हेडक्वार्टर एक है, डोमेन अलग अलग है, काम अलग अलग है। और आईसीसी का कोई भी ट्रिब्यूनल, इसका मतलब है कि मान लो किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है, वो देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है। आईसीसी ने सद्दाम हुसैन को प्रोसिक्यूट किया, उनको दंड दिया है। दुनिया के दो ऐसे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, सद्दाम हुसैन और स्लोबोदान मिलोसेविच, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। इन दोनों लोगों को आईसीसी ने डेथ पेनल्टी दी है। और आईसीसी का प्रोसिक्यूशन हेग में भी चल सकता है, और आईसीसी किसी देश में भी अपने ट्रिब्यूनल बना सकती है। देश के अंदर कोई ट्रिब्यूनल बना देगी, इसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वार या इंटरनेशनल वार क्राइम की जांच की जा सके, उसके खिलाफ कार्यवाही हो। ये मूल काम किसका है? आईसीसी का है। ये मूल काम किसका है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का है। तो बच्चों अगर ये काम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का है, तो अपने आप में फिर वही बात होती है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऐसे किसी को भाई प्रोसिक्यूट कैसे करोगे?
अगर ये कल्पना जरा कल्पना करके देखो क्या होगा। मान लो आज पुतिन रसिया में है और कल के लिए रसिया की सरकार बदल जाए, पुतिन राष्ट्रपति न रहे, तो जो अगली सरकार है वो ये कह सकती है कि हम पुतिन के खिलाफ अनुमति देते हैं। तो आईसीसी का ट्रिब्यूनल रसिया में भी स्थापित किया जा सकता है, आईसीसी का ट्रिब्यूनल इसराइल में भी स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि इसराइल तो आईसीसी का पार्ट नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के लोग जो इसको खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो आईसीसी के पार्ट है। इंडिया पार्ट नहीं है, अमेरिका पार्ट नहीं, तो आप कहोगे इंडिया अमेरिका की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि बच्चों देखो, हमारे यहाँ आतंकवाद की समस्या है, और जैसे हमारे यहाँ तो लीगल सिस्टम वैसे अच्छा है, हमारे अगर कोई किसी का नरसंहार कर दे तो अपने आप में न्यायपालिका जांच कर लेती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, हमारे पास तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे मामलों की जांच करते हैं। और आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, जब पूरी दुनिया की संगठन है तो भारत उसका पार्ट क्यों नहीं होगा? अब देखो ये दांव पेच लगा रहता है, अमेरिका भी आईसीसी का पार्ट नहीं है, अमेरिका भी आईसीसी का पार्ट नहीं है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और बच्चों उसी के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन को चलाने के लिए इतने अंग हैं, इतनी एजेंसीज हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय भी होगा, सचिवालय भी उसका एक अंग है। और सचिवालय का मूल काम क्या है? बस सचिवों का प्रबंध। राज्य सरकार का सचिवालय होता है और सचिवालय का मुखिया कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। बच्चों याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है, दुनिया का राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभु संस्था नहीं है, ये राज्यों पर निर्भर एक संस्था है। आपको पूछोगे फिर सर संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य क्या है? तो देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य क्या है ये डिपेंड करता है राष्ट्र राज्यों के हाथ में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म किया जाए, सुरक्षा परिषद में, सामाजिक आर्थिक परिषद में, सचिवालय में। सचिवालय में भी देखोगे ज़्यादातर अधिकारी क्या है? यूरोप और अमेरिका के हैं। आप ज़्यादातर देखो एजेंसी के हेडक्वार्टर देखो यूरोप और अमेरिका में देखोगे। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को हमें 21वीं शताब्दी के लिए रिफॉर्म करना है तो पहला सुरक्षा परिषद रिफॉर्म करिए, दूसरा सबसे मेजर रिफॉर्म है फाइनेंशियल। 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता तो हमें, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता क्यों है? पीस तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, शांति की प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। आतंकवाद से लड़ना है, परमाणु हथियार रोकना है, तो ये सब तो प्रासंगिक रेलिवेंस तो रहेगा रहेगा बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र को आदर्श का रेलिवेंस, मॉरलिटी का रेलिवेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। अब ये कहा जाए कि ट्रूथ इज अल्टीमेट या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। अब ये बात है कि हम माने ना माने, कई बार कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, ये अलग मुद्दा है। इसलिए लास्ट में हम देखेंगे अगर 21वीं शताब्दी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को ठीक बनाना है तो दोस्तों फाइनेंशियल रिफॉर्म किया जाए, सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म के अलावा। इसलिए मुद्दा ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ख़त्म कर दिया जाए, मुद्दा ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छा बनाया जाए बच्चों, क्योंकि आज की दुनिया में वार करने के लिए नॉर्थ कोरिया ही पर्याप्त है, रसिया ही पर्याप्त है। अभी देखोगे इसीलिए अब एक स्विट्जरलैंड में शांति की बैठक हुई थी, बहुत सफल नहीं हो पाई। अब शांति की बैठक में रसिया था ही नहीं, अब रसिया जा रहा है यूक्रेन और रसिया जा रहा है नॉर्थ कोरिया। तो बच्चों देखो, वित्तीय रिफॉर्म, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अगर कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म है तो वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म। वित्तीय सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म है तो बच्चों वित्तीय सुधार है। और अब देखोगे वित्तीय सुधार कैसे, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? समस्या दो प्रकार की है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पैसा ही नहीं है। पहला प्रॉब्लम है देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहली समस्या है वित्तीय, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कुल मिलाकर ये कह लो कंगाली कगार पे है, ध्वस्त होने को है। और कुल मिला के अब कहा तो जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति बना देगा, गरीबी हटा देगा,
पीस बिल्डिंग कर देगा, पीस कीपिंग कर देगा, भाई पैसा चाहिए। पहली समस्या ये है। लेकिन दूसरी समस्या केवल पैसे की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के फंड का जो 3 देश हैं, जो दूसरी प्रॉब्लम है ओवर डिपेंडेंस ऑन सम पर्टिकुलर नेशन, कुछ महाशक्तियों पर निर्भरता। ओवर डिपेंडेंस, ओवर सम मेजर पावर्स। अब ये बच्चों कैसे है ओवर डिपेंडेंट ओवर सम मेजर पावर्स? अब जरा देखो इधर, इधर अगर आप देखोगे तो यूएस, जापान, जर्मनी, ये 3 देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग 55% फंडिंग ये 3 करते हैं। अकेले यूएस 18% करता है। इसलिए अगर यूनाइटेड नेशन को बनाना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब दोस्तों देखो, अब इतने ही केवल फाइनेंसिंग करें, यानी केवल फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है। कल के लिए अगर ये कह दिया जाए कि एप्पल जैसी प्राइवेट कंपनी अगर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सारा फंड दे दे, हो सकता है एप्पल तैयार हो जाए, फंड दे देगा, क्योंकि एप्पल का भी अपने आप में टर्नओवर 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी ये भी अपने आप में कमाल की एमएनसीज के पावर है। अगर एप्पल ही ये बात कह दे कि भाई सारे फंड हम ही दे देंगे, तो क्या सवाल ये है कि एप्पल को हमेशा पावर दे देंगे? उत्तर है नहीं। क्योंकि अगर एक देश को आप सारा पावर दे देंगे तो वो इंस्टीट्यूशन उस देश का अपने आप में गुलाम हो जाएगा। इसलिए अगर हमें किसी इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटाइज करना है तो बच्चों याद रखना, इसीलिए जब कोई इंस्टीट्यूशन बनता है, मान लो कोई हॉस्पिटल बन रहा है, अब उसमें मान लो हमने सबसे पैसा लिया, चाहे किसी ने 1 ही रुपये दिया, 2 ही रुपये दिया, लेकिन अगर किसी एक ही आदमी ने बना दिया भाई हॉस्पिटल हमारा है, तो उसी के नाम से हॉस्पिटल हो गया, तो अब उस वो व्यक्ति तो हॉस्पिटल का जैसा मर्जी वैसा यूज़ करेगा। तो मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल है, और फाइनेंस में 2 है कि ओवर डिपेंडेंस किसी नेशन स्टेट का ना हो, और दूसरा इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। क्योंकि वीटो के अलावा, अगर वीटो के अलावा यूएन की सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइनेंस, बिना फाइनेंशियल पावर की बात बनेगी नहीं। लेकिन आप याद रखना, एक ही आईआर में लिखने का एक ही तरीका होता है। जहाँ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर पड़ते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के अपने इंटरेस्ट। जहाँ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर पड़ जाएंगे इसका मतलब है कि नेशन स्टेट आ गए, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे आईसीजे हो, चाहे यूएन हो, चाहे डब्ल्यूएचओ। भाई डब्ल्यूएचओ क्या कर लेगा? डब्ल्यूएचओ जबरदस्ती चाइना में घुस के थोड़ी बता देगा कि वायरस कहाँ से आया था। चाइना सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, पावरफुल देश है। तो डब्ल्यूएचओ स्वाभाविक रूप में दवाइयों को उत्पादन थोड़ी करता है। बच्चों यूएन एक एजेंसी है जो बड़ी सारी इंस्टीट्यूशन के बीच कोऑर्डिनेशन करती है। अब यूएन के पास ना तो मेडिसिन का प्रोडक्शन है, ना किसी और चीज़ का है, तो क्या कर लेगी वो? इसलिए बच्चों यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और याद रखना अगर ये प्रॉब्लम है तो स्वाभाविक रूप में सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन क्या है बच्चों? कि देखो, सोल्यूशन कैसे हम इस बात को हल करें कि सोल्यूशन है क्या? इसमें पहला सोल्यूशन ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राज्यकर्ता, we should receive resources from non-state actors too. गैर, we should also receive resources from non-state actor, गैर राष्ट्रीयकर्ताओं से भी राशि प्राप्त करना।
जैसे कि गैर राष्ट्रीयकर्ता का मतलब है, अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, सारा फंडिंग किस पे डिपेंडेंट है, नेशन स्टेट पे, एप्पल से, इन सबसे पैसा लिया जाए। यानी समस्या बच्चों पैसे की नहीं है, समस्या पॉलिटिकल विल की है। इसलिए कहा भी जाता है पैसे वाला प्रॉब्लम तो है ही नहीं दुनिया में, पैसा बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, बिल गेट्स के पास इतने पैसे हैं। यद्यपि ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के लिए बहुत पैसा देते भी, एनजीओ के द्वारा बड़े पैसा मिलते हैं, तो हम गैर राष्ट्रीयकर्ताओं से पैसा ले लें, एनजीओ से पैसा लें, नॉन एनजीओ से भी पैसा लें, यानी गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन। वी कैन ऑल्सो रिसीव मनी फ्रॉम एनजीओस, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों से पैसा लें। और ख़ास तौर पे बात है, जो ये 3 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा पैसा बाकी रहता है, सबसे ज़्यादा बकाया उन्हीं का है। तो कम से कम टाइमली पेमेंट हो जाए, सब लोग अपने, यानी इफ़ सम नेशन दे आर नॉट पेइंग देयर ड्यूज, देयर मस्ट बी प्रोविज़न फॉर लेट पेमेंट, यानी विलम्ब शुल्क होना चाहिए। लेकिन ये विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है बच्चों, विकासशील देश तो वैसे पैसा जुगाड़ते हैं बेचारे, इनके लिए संभव नहीं है विलम्ब शुल्क। और उसके बाद इट मीन्स लेट पेमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ओवर ग्लोबल मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ। और ख़ास बात है, अगली बात है, कोई भी देश का मैक्सिमम रेशियो कितना हो, 12%, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, अधिकतम योगदान किसी भी देश का 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। No country is allowed to contribute more than 12%. No country is allowed to contribute more than 12%, तो अधिकतम 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लोग जिनका बकाया राशि नहीं मिल रहा है उन्हें वोटिंग से मना कर दिया जाए। ये सारे उपाय हैं जिससे हम फाइनेंशियल रिफॉर्म को ठीक कर सकते हैं। इसे बच्चों ज़रा सोच के देखो, कभी भी यूनाइटेड नेशन की कोई बात आ जाए, अगर रिफॉर्म क्या किया जाए, फाइनेंशियल, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे, सचिवालय में विकासशील देशों के लोगों को ज़्यादा लिया जाए। और अब देखो कि एक ही चीज़ होती है, एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछता है। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव काम बताओ, अरे भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव क्या होगा, वो दुनिया का पहला डिप्लोमेट है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ काम है वही तो महासचिव काम होगा। अब ये पूछा जाए भारत सरकार का काम बताओ या प्रधानमंत्री मोदी काम बताओ, तो बात तो एक ही हो गई बच्चों, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम है वही तो पीएम मोदी काम होंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन का रोल है वही रोल किसका है, सेक्रेटरी जनरल का। लेकिन लोग कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल का भी चुनाव थोड़ा पारदर्शी होना चाहिए, उसको सेकेंड टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ी बड़ी रिफॉर्म की बात की जाती है जिससे हम यूनाइटेड नेशन को पावरफुल बना पाएँ बच्चों। इसलिए फाइनेंशियल रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म, यही है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता रहेगी बच्चों दुनिया में, जो शांति की बात है, इन्वायरमेंट की बात है, टेररिज्म की बात है। क्योंकि आप याद रखना दोस्तों, झगड़ा करने के लिए, ये बात हम बार बार याद दिला दें, वार करने के लिए एक ही आदमी पर्याप्त है, बट पीस रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट। बिना सामूहिक प्रयासों से हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। वी नीड कलेक्टिव एफर्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस। ये है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। अब आईआर का जो एक और टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, डायस्पोरा। यानी डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी भारतीय। और कुल मिला के आप देखोगे बात एक ही है, हमने आईआर अलग अलग तरीके से पढ़ा। ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा गया है, यही बात है जो स्पेशल लिखी गई है, भारतीय डायस्पोरा, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायस्पोरा बता दें, उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे फिर आप पूछ लेना। अब आप देखोगे अंतिम जो टॉपिक आपको सिलेबस में लिखा गया है, भारतीय डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा,
वो जो डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स होना, बिखर जाना। यानी भारत के लोग जो दुनिया भर में बिखर गए, यानी अब जरा सोच के देखो, भारत के लोग भारत में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। भारत के लोगों का भारत के लोगों का दुनिया के 193 नेशंस में बिखर जाना, 193 नेशन स्टेट में रहना, बिखरने का मतलब है कि रहना। और हमारे यहाँ तो कहावत है, सरदार और आलू, इन ए पोटैटो एंड द पीपल बिलोंग टू से कम्युनिटी लिव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाओ, अगर ये पूछो सरदार, अगर वहाँ नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा, सरदार ज़रूर मिलेगा। वैसे आलू है, आलू ज़रूर मिलेगा। तो सरदार और आलू पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा इंडियन डायस्पोरा की बात कही जाती है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब है इंडियन ही, इंडियन है जो 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 जाके कहाँ रह रहे हैं? यूएस में, ये डायस्पोरा है। इंडियन ही कहाँ रह रहे हैं? पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में। इंडियन ही जो कहाँ रह रहे हैं? यूरोप में। इन्हें डायस्पोरा कहा जाता है। और फिर इंडियन ही जो कहाँ रह रहे हैं? अफ्रीका में। लेकिन बच्चों बस थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है, डायस्पोरा में भी कई कैटेगरी है। जैसे मान लो कोई आज की डेट में अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया के हैं। अभी यहाँ पे तो किर्गिस्तान न्यूज़ में आई थी, और वहाँ बड़े लफड़े हो रहे थे। यानी आज याद रखो, भारतीय कहीं दुनिया में कोई मामला हो जाए, समुद्र में कोई शिप हाईजैक हो जाए, उसका कैप्टन इंडियन होगा। कहीं विदेशों में यूनिवर्सिटी में कहीं हिंसा हो जाए तो उसमें इंडियन स्टूडेंट के नाम जरूर आ जाते हैं। मतलब हिंसा करने में नहीं, अफेक्टेड होने में। हमारे छात्र सबसे शांतिपूर्ण छात्र हैं बच्चों। अमेरिका में भारतीय मॉडल माइनॉरिटी के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका में इंडियन को अपने आप में मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है, बहुत बड़ी बात है ये। तो बच्चों याद रखना, इसलिए इसलिए यूरोप और अमेरिका अपने आप में। अब सवाल है किसको डायस्पोरा कहा जाए? छात्रों को, क्योंकि हमारे तमाम ऐसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जो 2-2 4-4 साल के लिए इंग्लैंड है, अमेरिका है। इसलिए बच्चों डायस्पोरा में कई किस्म के लोग हैं। पहला, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। डायस्पोरा का पहली कैटेगरी क्या है? अनिवासी भारतीय। अब अनिवासी भारतीय कौन है? यानी भारतीय का मतलब है भारतीय नागरिक है। और नागरिकता की पहचान कैसे होती है? पासपोर्ट लेने से। यानी ऐसे लोग जिनके पास पासपोर्ट भारतीय हैं, वो भारत के हैं, लेकिन वो वर्ष में 182 दिनों से ज़्यादा विदेश में रह रहे हैं। दे आर रिजाइडिंग इन फॉरेन नेशन मोर देन 182 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा विदेश में निवास कर रहे हैं। अब पढ़ाई कारण हो सकता है, नौकरी कारण हो सकता है, लेकिन है वो भारतीय। नागरिकता उनकी विदेशी नहीं है, देर इंडियन सिटीजन। पहले डायस्पोरा में ये है। दूसरी बात है बच्चों, दूसरे डायस्पोरा में ऐसे लोग हैं जो, अब इसका मतलब है कि मान लो कोई 2 साल पहले अमेरिका गया और वहाँ रहना शुरू कर दिया नौकरी कारण, तो वो एनआरआई होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांधी बाबा आप जानते हो, जो अंग्रेज आए थे, तमाम तमाम भारतीयों को अंग्रेजों ने बुलाया, और अंग्रेजों ने कहा भाई चलो तुम्हें फीजी चलना है। क्योंकि जब से दुनिया में दास प्रथा खत्म हुई, अंग्रेजों को दुनिया में तमाम मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, और लेबर्स इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा थी। आज भी आप देखो दुनिया में दोस्तों, पुर्तगाल में चले जाओ, वहाँ बागान में काम करने वाले इंडियन है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहाँ ट्रक चलाने वाला इंडियन है। पश्चिम एशिया में चले जाओ, वहाँ पे तो ड्राइवर से लेके मॉरिशस चले जाओ, हर जगह इंडियन आपको दिख जाएगी। कहीं इंजीनियर, कहीं ड्राइवर, कहीं कार, कहीं। और कई बार तो पश्चिम एशिया में ऐसा हो जाता है कि भारतीय बच्चे बिना सोच समझ के चले जाते हैं, और पश्चिम एशिया में पता चला कि वो सेक के ऊँट के पीछे दौड़ रहे हैं, सेक की बकरी चरा रहे हैं।
कई बार ऐसे मामले में फंस जाते हैं कि वो नौकरी के लिए गए थे और पता चला सेक की बकरी चरा रहे हैं। और आप याद रखना बच्चों, कनाडा यानी पंजाब, पंजाब के बच्चे, इधर चंडीगढ़ के बच्चे, दिल्ली के बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो सीधा कनाडा जाते हैं, कनाडा और अमेरिका। और इसलिए हमारे यहाँ तो हर तीसरे दिन चौथे दिन ये न्यूज़ आती रहती है कि अवैध रूप में भारतीय पकड़े गए। और आप समझ सकते हो भारतीय विदेशों के जाने के लिए इतने लालायित है, कई बड़े सारे लोग रसिया चले गए, फंस गए और वहाँ रसियन आर्मी में भर्ती हो गए। अब बताओ, और फंस गए वहाँ पे जाके। किसी ने कहा भाई रोजगार लेना है तो चलो, लड़ाई का रोजगार है। अब इनके परिवार के लोग भारतीय सरकार को कह रहे हैं भैया कहाँ भेज दिया यार इनको। तो अब सरकार क्या, सरकार ने कहाँ भेजा? देखिए, जहाँ भारतीय नागरिक रहेगा तो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। दोस्तों, दूसरे वो लोग हैं जो भारतीय मूल के थे, कभी भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा कहीं बाहर लेके चले जाए गए। अंग्रेज भी लेके गए, कुछ लोग अपने से चले गए थे, और वो गए थे मजदूर के रूप में। अच्छा, जब मजदूरों को अंग्रेजों ने कहा भाई चलो फीस चलना है, तो बिहार के तमाम मजदूरों ने ये समझा कि भाई छपरा और भागलपुर चलना है, आरा से छपरा भागलपुर चलना है। अच्छा, कोलकाता पत्तन तक पहुंच गए तो उनको लगा भाई ये कहाँ जा रहे हो। उन्होंने सोचा चलो अच्छा कोलकाता पत्तन के आसपास कहीं चलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अंगूठा लगा दिया, एग्रीमेंट कर दिए। एग्रीमेंट का अंग्रेजी शब्द था, उसी का बिगड़ता हुआ नाम होगा गिरमिटिया। अब जब वो विदेशों में चलना शुरू किए, तब उनको पता चला कि अरे भाई ये तो पता नहीं कहाँ चले गए, फिजी तो रवांडा, बुरुंडी, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए वो तो। इसलिए बच्चों, और उस समय तो गए थे मजदूरों के रूप में, लेकिन आज वो व्यवसायी बन गए, उद्यमी बन गए। ये कमाल की बात है। जहाँ भी भारतीय भारत से बाहर गए, सफलता के झंडे गाड़ दिए बच्चों। इसलिए अफ्रीका में रहने वाले लोग आज की डेट में वो भारतीय नागरिक नहीं है, अब वे विदेशी नागरिक हो चुके हैं। तो आप कहोगे सर ये भी डायस्पोरा है? बिल्कुल, ये भी डायस्पोरा है। यानी भारत से इनका नाता रहा है पहले से। इसका मतलब है अब नाता रहा है, रिश्ता रहा है, तो उनको जोड़ा कैसे जाए भारत से। इसलिए बच्चों देखो, ये तो भारत से जुड़े हुए हैं एनआरआई, ये भारत के नागरिक हैं, ये भी डायस्पोरा में है। यानी जो भी भारत से बिखर गया, बाहर भारत जाके विदेशों में रह गया, वही तो भारतीय डायस्पोरा है। कुल मिला के जो विदेशी नागरिक थे लेकिन भारत से गए हुए थे, अब गए हुए थे, अब 50 साल पहले चले गए, 100 साल पहले चले गए, तो नागरिकता ले ली, उनके बच्चे भी उस देश के नागरिक हो गए। अब सवाल है उनको कैसे भारत जोड़ा जाए। हमने सोचा कि उनके लिए एक प्रावधान करते हैं। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, तो भारत ने क्या किया, भारतीय नागरिक यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके क्या किया, हमने ओसीआई कार्ड का प्रावधान कर दिया। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कई बार इसे हम लोकप्रिय तौर पर दोहरी नागरिकता भी कह देते हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता टेक्निकली है नहीं है। हमारे यहाँ नागरिकता एक ही है, क्योंकि ओसीआई को हमारे यहाँ सांसद बनने, राष्ट्रपति बनने कोई अधिकार नहीं है, न चुनाव लड़ने का अधिकार है, न ही मत देने का अधिकार है। वोटिंग राइट नहीं है। एनआरआई को वोटिंग राइट है। इसलिए ये विदेशी नागरिक है, स्वाभाविक रूप में इनको वोटिंग राइट नहीं हो सकती। लेकिन ओसीआई कार्ड हमने बना दिया कि भाई अगर आप भारत की मूल के रहे हो, क्योंकि कभी न कभी आपके माता पिता का संबंध भारत के साथ था, दादा दादी का संबंध भारत के साथ था, इसलिए अगर अब आप लोग भारत आना चाहो तो आराम से आ सकते हो। क्योंकि दोस्तों, विदेशों से कोई व्यक्ति भारत आएगा तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है, बताना पड़ेगा। देखो, भारत में रहने के तमाम फ़ायदे हैं। हम जब जिस दिन चाहे उस दिन शिमला चले जाएं, मनाली चले जाएं, उसके बाद असम चले जाएं, फिर कन्याकुमारी चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, भारतीय नागरिक हैं। विदेशियों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती। जब कोई विदेशी भारत में आएगा तो उसके वीज़ा में लिखा जाता है, पासपोर्ट में कितने दिन तक रहेगा। और मान लो कि कोई इंग्लैंड का व्यक्ति आना चाहता है, तो भारतीय सरकार की इच्छा है कि उसे वीज़ा दे भी सकती है, वीज़ा नहीं भी दे सकती है। इसलिए जो ओसीआई है उनके लिए हमने क्या कर दिया है, वो जब जब चाहें तब भारत में आ सकते हैं, जितनी मर्जी हो उतनी देर रह सकते हैं। कोई विदेशी जब तक चाहे रह नहीं सकते।
विदेशियों की वीज़ा पे लिखा होता है कि आप कितने दिन इंडिया रह सकते हैं। अगर 15 दिन का वीज़ा है, 16वें दिन अगर आप रुक गए तो उठा के पुलिस फेंक देगी। तो विदेशी और नागरिक होने का बड़ा फ़र्क है बच्चों। लेकिन इस OCI कार्ड जिसको मिल गया, इसका मतलब है वो जितनी मर्जी उतनी बार भारत आए, जब तक चाहे वहाँ रहे, जहाँ चाहे भारत में वहाँ तक जाए। यानी हमने OCI के रूप में क्या कर दिया, विदेशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों को जिनका संबंध कभी भारत के साथ था, हमने पूरी भारत की सुविधा दे दी बच्चों। और ये क्यों किया है, अब इतना मेहरबान हम क्यों हो गए? आप जानते हो IR पढ़ के बात तो समझ गए हो बच्चों। हमारे यहाँ IR में कुछ भी इमोशनल नहीं होता। हाँ, जहाँ इमोशनल दिखता भी है वहाँ इमोशन के द्वारा कुछ अपना फ़ायदा करने का प्रयास किया जाता है। IR में कोई बात इमोशनल नहीं होती बच्चों, बल्कि इमोशन के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने फ़ायदे सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही बात स्पष्ट है, यही बात स्पष्ट है। इसलिए कुल मिलाकर इंडियन डायस्पोरा का पर्पज क्या है? अगर डायस्पोरा का मतलब क्या है, संक्षेप बता दें। डायस्पोरा का मतलब हो गया NRI प्लस OCI, यही डायस्पोरा है। अच्छा, कुछ बच्चे अगर कभी पढ़े होंगे तो उनको लगा पहले PIO होता था कार्ड, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है, PIO नहीं है। अब जो नहीं है उसका जिक्र करने कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र कर दिया, मान लो कहीं किसी ने कभी पढ़ा हो, कहीं लिखा हो। क्योंकि बच्चों जो PIO को हमने मर्ज कहाँ कर दिया, OCI में। अब सवाल अगला है, आप जानते हो फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी तो इमोशनल नहीं होता, इंटरेस्ट से चलता है, हितों से चलता है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका पर्पज़ है। तो बच्चों पर्पज़ है क्या? पर्पज़ नेशनल इंटरेस्ट है। आखिर में डायस्पोरा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कब हमने बात शुरुआत की, यानी इसका मतलब है डायस्पोरा का क्यों महत्व आया, डायस्पोरा की पॉलिसी हमने क्यों अपनाई। तो पहला 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने डायस्पोरा के इम्पोर्टेंस को देखा। और बच्चों, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से डायस्पोरा को जोड़ने का प्रयास किया। तो अब क्यों जोड़ने का प्रयास किया बच्चों, आप कहोगे कि क्या इसके पहले ये बात नहीं सोची गई थी? तो देखो, इसके पहले का दुनिया थोड़ा फ़र्क था। इससे हम ये नहीं कहेंगे बाकी सरकारें इसके प्रति जागरूक नहीं थी। देखो, उसके पहले बच्चों क्या था, हुआ क्या कि देखो 1991 के बाद उदारीकरण आया, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, भूमंडलीकरण। इट वॉज द फेज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद आप देखोगे LPG का फेज आया, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब उदारीकरण आया, भूमंडलीकरण आया, इसका मतलब है सारे लोगों के बीच आवागमन आसान हो गए, बाजारवादी इकॉनमी हो गई, लोगों का आना जाना आसान हो गया। इसलिए अगर हम चाहते 90 के पहले डायस्पोरा को इतना कनेक्ट कर लेते, शायद वो इतना प्रभावी ना हो पाता। या आप ये कह सकते हो कि कई कई बार तो ये तो विज़न की भी कमी होती है बच्चों। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते प्रभावी, क्योंकि अच्छा हमारी भी इकोनॉमिक पॉलिसी 91 के पहले अलग थी। अब 91 के पहले मान लो डायस्पोरा को हम लाते भी तो इन्वेस्टमेंट का प्रोविज़न था ही नहीं हमारे यहाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। तो अब ये तो कह लो कि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का भी थोड़ा चैलेंज था। तो 1991 में लिबरलाइजेशन किया पहला, और लिबरलाइजेशन से अब ये हो गया भाई कोई भी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। पहले ऐसी पॉलिसी तो नहीं थी भाई, पहले राज्य का नियंत्रण उद्योगों पर बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात क्या हो गई, 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट, और आप जानते हो कि परमाणु परीक्षण हमने किया और हमारे ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शन लग गए, सैंक्शन लग गए। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप, जापान, उन्होंने हमारे ऊपर बड़े प्रतिबंध लगा दिए। तब हमें पता चला बच्चों कि हम कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक रिसोर्स कहीं और से चाहिए। और तब हमें बात याद आई कि भाई अगर उदारीकरण और ख़ास तौर पे 1970s के बाद
जो IITian अमेरिका यूरोप गए 1970s के बाद, ख़ास तौर पर जो IITian अमेरिका यूरोप गए, उन्होंने अपने आप में बहुत बड़े वहाँ पे उद्यमी बन गए, पैसे वाले लोग बन गए। इसलिए अब देखो इसी समय बच्चों, सुभाष घई ने एक मूवी बनाई थी, और वो मूवी बिल्कुल परदेश पे जब बनी थी, तो परदेश का मामला ये था कि सुभाष घई के बड़े दोस्त थे। जब परदेश मूवी आई, देखो 98 के आसपास ही मूवी आ रही है, उस मूवी का ब्रीज ये था बच्चों कि सुभाष घई जो फिल्म का डायरेक्टर थे, उनके एक दोस्त थे, उनका बेटा चला गया था अमेरिका इंजीनियर के रूप में, फिर आया ही नहीं। तो उसके उनके दोस्त सुभाष घई ने कहा यार ये कोई ऐसी फिल्म बनाओ, इसका मतलब। और उसके बाद आप देखो जो 90 के बाद जो इंडिया में फिल्में बनी, वो आधा पता चला यूरोप, आधा अमेरिका में। तो शाहरुख खान जो DDLJ मूवी आती है 90 के बाद, जो उदारीकरण का दौर आया, उसमें बच्चों बहुत ज़्यादा ये पूरी मूवी हमारी बन रही थी विदेशों में रहने वाले डायस्पोरा के लिए, क्योंकि जो भारत में नहीं रह रहे थे वही भारत को समझें, तो फिल्में उसके बड़ा माध्यम बनी। और आप जानते हो अमेरिका वगैरह में फिल्में बड़ी बड़ी कीमत पे देखी जाती है, भाई अमेरिका में हर चीज़ डॉलर मिलती है। तो बच्चों इसका मतलब है कि हमने 90s के बाद डायस्पोरा को देखा क्यों? क्योंकि बड़ा कारण था इकोनॉमिक, बड़ा कारण था इकोनॉमिक। लेकिन आप कहोगे सर केवल डायस्पोरा देखने का कारण इकोनॉमिक ही था, तो आज बच्चों नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डायस्पोरा का इतना ज़्यादा महत्व है, कैसे इंपॉर्टेंस है। विदेशों में रहने वाले डायस्पोरा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? अब इतना ज़्यादा महत्व क्यों है बच्चों? अब उसको आप देखोगे तो महत्व इसलिए है कि स्वाभाविक तौर पर वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2023 में 2023 में भारत को वन यानी इतने बिलियन डॉलर रिमिटेंस मिले हैं, यानी विदेशों से रहने वाले भारतीयों से हमें कितने पैसे मिले हैं? 111 बिलियन डॉलर तो डायस्पोरा से हमें विदेशी मुद्रा मिली है, रिमिटेंस मिला हुआ है। तो दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा दुनिया में इसमें विदेशी मुद्रा भारत को भारतीय डायस्पोरा से मिल रही है, 111 बिलियन डॉलर। अब इम्पोर्टेंस समझो आप, अब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए बच्चों याद रखो, जब एक बार यहाँ से भारतीय विदेशों में गए तो लोगों ने क्या कह रहे, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन। लेकिन बच्चों याद रखना, आज वही है, ब्रेन गेन हो गया है, प्रतिभा का पलायन नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रतिभा जो बाहर गई खूब पैसा कमा लिया। और कहा जाता है चाइना के रईस में चाइना के डायस्पोरा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बच्चों हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अगर सही रास्ते पर आ जाए तो हमारे भारतीय दुनिया में इतने पावरफुल हैं, केवल वही इन्वेस्ट करके स्वाभाविक रूप में दुनिया को, भारत को एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत के रूप में बना सकते हैं। लेकिन अब कई बार आप देखोगे, इसलिए कहा जाता है कि कई बार ऐसी पॉलिटिक्स चल जाती है जिससे भारतीय डायस्पोरा बड़े नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है यार भारत में निवेश करना फ़ायदे का सौदा नहीं है, यहाँ बड़ा उठा पटक है, आज कहा कुल कुछ का। इसलिए बच्चों कई बार पॉलिटिक्स से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नुकसान हो जाता है। लेकिन अब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लॉजिक अलग तरीके से चलते हैं। इसलिए आप देखोगे इतने बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया में, पहली बार पहला फ़ायदा ये। दूसरा, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ा। दूसरा पहला फ़ायदा इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक में केवल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं बच्चों, नॉलेज इंडस्ट्री। अब भारत के लोग जब गए बाहर तो बिजनेस पढ़ाई की, यहाँ के बिजनेस स्कूल खोल दिया, भारत के लोग बड़े बड़े डॉक्टर बने। नरेश त्रेहान जो भारत के सबसे टॉप मोस्ट सर्जन हैं, उन्होंने क्या किया, भारत में मेदांता हॉस्पिटल की चेन खोल दी। यानी अगर भारत को सर्विस सेक्टर, यानी देखो पैसा ले आना एक बात होती है, नॉलेज ले आना दूसरी बात होती है। तो तमाम भारतीय जो विदेशों में गए वो पैसा के साथ क्या क्या, नॉलेज इंडस्ट्री लाए। और इसीलिए आप देखोगे कि आज की डेट में हमारे यहाँ जितनी बढ़िया हॉस्पिटल हैं, एशिया अफ्रीका के तमाम अफ्रीका के लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एशिया के लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉस्ट है हॉस्पिटल्स की
वो अमेरिका को रहे में बाकी जगहों से तो 1/10 है। यानी जो ऑपरेशन अमेरिका में 10 लाख रुपए में होगा वो भारत में 2 लाख रुपए में हो जाएगा। इतना फ़र्क आता है। इसलिए हमारे यहाँ तो एक बड़ा हेल्थ टूरिज्म एक बड़ा एरिया डेवलप हो रहा है। और क्या फ़ायदा होता है? सॉफ्ट पावर, यानी भारत का योगा। बच्चों, आज के डेट में भारत का योगा, भारत के पहनावे, भारत के फिल्में पूरी दुनिया में प्रभावी बन रही हैं। इसका मतलब है आज के दौर में अगर भारत के योगा को दुनिया ने बढ़ाया है तो सॉफ्ट पावर है, डेमोक्रेसी की ताकत बढ़ाई है। यकीन मानो बच्चों, एक ज़माना था, यानी एक ज़माना था जब हम ये कहा करते थे कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल दुनिया में होंगे। वही सच है। आज की डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूएस, उस यूएस के सबसे पावरफुल सिटीजन इंडियन। आज की डेट में इंडियन सिटीजन की जो इनकम है वो अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों की तुलना में 3 गुना है बच्चों। अगर सोच के देखो, ये इतना पावरफुल कंट्रीब्यूशन है आज की दुनिया में। एक क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने हमें दोस्तों बदनाम कर दिया था दुनिया में। अंग्रेजों ने हमारे बारे में क्या कहा था? भारतीय का मतलब है अरे यहाँ पे सांप रहते हैं, सन्यासी, सपेरे, ऐसा देश है भारत। इस इमेज को इंडिया ने बदल रखा है। आज जहाँ जहाँ इंडियन जा रहे हैं लोग कह रहे हैं भाई ये तो उद्यमी है। इंडियन का मतलब है उद्यमी। इंडियन का मतलब क्या? डॉक्टर, इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब कि दोस्तों, अब सवाल है अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भारत की इमेज कैसे बना रहा है? अमेरिका में भारतीयों को देखकर, अमेरिका में रहने वाला भारतीयों को देखकर वो भारत की इमेज बना रहा है कि भाई भारतीय ऐसे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये अपने आप में कितना बड़ा चेंज इंडिया में लाया जा रहा है। और ये इसका मतलब है, और जहाँ जहाँ विदेश के, जबकि हमारे यहाँ ये हमारे सरकार काम है कि दुनिया में प्रचार करे कि हमारे यहाँ ताजमहल है, दुनिया में प्रचार करे कि हमारे यहाँ योगा है, फिल्में हैं। जब भारतीय मूल के लोग, और आज के लगभग 2 करोड़ लोग, यानी पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, स्वाभाविक रूप में उतनी ज़्यादा तो आज हमारे यहाँ पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसे पर्यटन हो रहा है। उसके बाद क्या है? ये नॉलेज इंडस्ट्री, ज्ञान आधारित उद्योग का विकास। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। और इतना ही नहीं बच्चों, हमारे यहाँ आप देखोगे ज्ञान आधारित उद्योग का विकास। और इतना ही नहीं, हमारे पंजाब में चले जाओ, केरला में चले जाओ, आपको आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से, यानी डॉलर का फ़र्क दिखता है वहाँ पे। गुजरात में आप चले जाओ, गुजरात कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे तो गांव नहीं बिल्कुल शहर जैसा दिखता है। वो डायस्पोरा के भी कारण है। और इसलिए अभी वाराणसी में जब डायस्पोरा सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इंदौर में हुआ, ये प्रधानमंत्री कहना था विदेशों में रहने वाले एक एक भारतीय को कम से कम 5 लोगों को ये कन्विंस करना चाहिए कि भारत आए। और बच्चों, इसीलिए देखोगे अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, वंदे भारत चल रही है, क्योंकि वो जो भारतीय डायस्पोरा 100 साल हमारे यहाँ पहले से गए थे। अब 100 साल पहले यहाँ पे आलू बोई जाती थी, प्याज बोया जाता था। 100 साल के बाद इंडिया चेंज हो गया। अब 100 साल के बाद अगर कोई बार विदेशी भारत आएगा, उसको दोस्तों जब बदली हुई इमेज नहीं दिखाओगे, कैसे बात बनेगी? इसलिए बिजनेसमैन, किसी बिजनेसमैन से मिलिए, उधार लेके से ही वो बड़ी गाड़ी पे चलता है। घर का ड्राइंग रूम दोस्तों एकदम चमाचम होना चाहिए। नहीं पता आपकी शादी ब्याह के लिए कोई आया और इसे खटिया पर बैठा दिया टूटे हुए घर में, तो क्या होगा? जिसको शादी करना है वो भाग जाएगा। इसलिए बच्चों, घर का ड्राइंग रूम चमकना चाहिए, उसके पीछे कुछ हो ना हो। उसके पीछे वाले रूम की तरफ चिंता मत करो। इसलिए इसलिए मेरे बच्चों, ये डायस्पोरा के फायदे हैं। क्यों हम, यानी डायस्पोरा के प्रति हमारी पॉलिसी क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि टूरिज्म से लेकर, सॉफ्ट पावर से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, नॉलेज इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल मामला। आज भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, वो भारत के लिए क्या कर रहे हैं? वो भारत के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं? वो भारत के लिए एक तरीके से भारत के विदेशों में राजदूत बन गए हैं। दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया लिविंग आउटसाइड। राजदूत कैसे बन गए हैं? यानी हमारे लिए कश्मीर के मुद्दे से लेके 370 के मुद्दे पर
वो अपने आप में भारत के लिए पूरा डिप्लोमेसी चल रहे हैं, भारत के लिए पैरवी कर रहे हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों में बड़ा कारण डायस्पोरा है बच्चों। भारत अमेरिका के संबंध इतने अगर अच्छे हो रहे हैं तो उसमें बड़ा कारण डायस्पोरा है, क्योंकि आज की डेट में डायस्पोरा बहुत ही पावरफुल बन रहा है। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में एक नया अध्ययन हमने डोल दिया, डायस्पोरा। तो डायस्पोरा के बहाने क्या है, ये हमारे पर्पज़ है, यानी हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, ये फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन कई बार आप देखो दोस्तों, चैलेंज आ जाता है, जैसे हमारे ही डायस्पोरा के लोग अगर कनाडा और अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी बातें करें, कई बार कई चैलेंजेस भी आते हैं। अब मान लो कि यूक्रेन में हमारे भारतीय बच्चे गए, अब उनको ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत कैसे वहाँ से निकाला गया, ये सरकार के सामने बड़ा चैलेंज था। सरकार के सामने अपने आप में बड़ा चैलेंज था। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ लगातार ये कोशिश हो रही कैसे भारत को पैसा दिलाया जाए, महाशक्ति दिया जाए, शक्ति को आगे बढ़ावा दिया जाए। यही हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी का आधार है। अब ये डायस्पोरा कहाँ कहाँ है, किस रूप में है, नए हैं, पुराने हैं, अब जरा अगला पार्ट देख लें बच्चों। 2-4 मिनट और आपको बता देते हैं, उसके बाद वीक टाइम है ना, टाइम तो है ना, है? टाइम है ना। अब 2-4 मिनट और आपको बता देते हैं बच्चों, उसके बाद फिर तो अब देखो जरा डायस्पोरा कहाँ कहाँ है और कितने प्रकार के डायस्पोरा है, यानी ये भारतीय डायस्पोरा कहाँ कहाँ है। देखो, एक है नए डायस्पोरा, न्यू डायस्पोरा। नए डायस्पोरा कहाँ है, अमेरिका और यूरोप में। यूरोप और अमेरिका में क्या है, नए डायस्पोरा। और ये नए डायस्पोरा क्या है, बहुत पावरफुल लोग हैं। ये सच सच मानो हमने पूरी डायस्पोरा की पॉलिसी इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई थी। अच्छा, इसी में से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, यानी जितने विकसित देशों में रहने वाले लोग हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इनके पास डॉलर है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं ये। इसका मतलब है, अब देखो दोस्तों, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, बहुत बड़ी बात है, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उनको आज के डेट में इंडियन हेड कर रहे हैं। और कुल मिला के बच्चों, क्या इंडिया का समय आया है, आने वाले समय में इंग्लैंड अपना होगा, ऋषि सुनाक इंग्लैंड के पीएम, हो सकता है निकी हैली इंडियन पीएम हो जाए, इंडियन प्रेसिडेंट हो जाए यूएस में आने वाले समय में। इसलिए बच्चों, ये सबसे ज़्यादा है, अमेरिका, यूरोप का डायस्पोरा, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। अच्छा, क्योंकि इन सबसे शक्तिशाली देशों में रहते भी हैं, तो यहाँ से पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है, नॉलेज इकोनॉमी मिलती है, पावरफुल लोग होते हैं। और ये नवीन डायस्पोरा क्यों है, क्योंकि ये 1970s के बाद इन देशों में गए। ये क्या है, ये एक तरीके से प्रशिक्षित लोग हैं, स्किल लेबर है, ये प्रशिक्षित लेबर है, ये स्किल लेबर है। और बच्चों देखोगे, पूरी दुनिया में सब भारतीय सफलता के झंडे गाड़ दिया है। और इसी में आप लिख सकते हो कनाडा, भाई कनाडा में भी तीसरी श्रेणी में लोग रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप, अमेरिका। इसका मतलब है, और आज के डेट में 40 लाख जो अमेरिका में रहने वाले डायस्पोरा हैं बहुत पावरफुल हैं। और कहा जाता है कि अमेरिका में रहने वाले डायस्पोरा इतने पावरफुल हैं कि अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये अपने आप में ज़रा सोच के देखो, वो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी भारतीय डायस्पोरा अमेरिकी चुनाव से बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे इंडिया पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है इधर, और दूसरे क्या, पुराने डायस्पोरा कौन है, जिनको अंग्रेजी सरकार ले गई थी। तो पुराने डायस्पोरा जो ओल्ड डायस्पोरा है, ओल्ड डायस्पोरा कौन है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार, एशिया में, एशिया मतलब श्रीलंका, एशिया मतलब है सिंगापुर, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन एशिया, अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका, यानी कैरिबियाई क्षेत्र में जिन्हें ब्रिटिश सरकार ले गई थी। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिन्हें ब्रिटिश सरकार मजदूर के रूप में ले गई थी, ये पुराने डायस्पोरा थे। तो अब देखो बच्चों, ये पहले इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन हर क्षेत्र का महत्व होता है। ठीक है, इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कई जगह के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कई जगह के अपने आप में बड़े पावरफुल लोग हैं ये, इसलिए पुराने डायस्पोरा थे। इसलिए देखोगे आप बच्चों, जब जब वेस्ट इंडीज़ में, कैरिबिया मतलब है ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे बिहार में अपने पैतृक स्थान को देखने, और सुनील गावस्कर ने एक बार कहा कि जब भी वेस्ट इंडीज़ में वो मैच खेलने जाते थे, वो कोई ना कोई भारतीय मूल का व्यक्ति उन्हें अपने खाने पर बुलाता था। इतना वहाँ पे इंडियन का प्रभाव है। तो इंडिया, अब इसलिए आप चले जाओ दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय, युगांडा, कीनिया, तो भारतीयों की बड़ी संख्या थी। ये पुराना डायस्पोरा। और तीसरी श्रेणी के डायस्पोरा वो है बच्चों जो पश्चिम एशिया में रहते हैं। तीसरी श्रेणी के डायस्पोरा वो हैं जो पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में रहते हैं, और न तो उन्हें नए में कहा जाता है न पुराने में, बल्कि तीसरी श्रेणी के डायस्पोरा जो वेस्ट एशिया में रहते हैं, ये क्या है, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई क्षेत्र में इधर है, और ये वेस्ट एशिया में, और आज की डेट में वेस्ट एशिया में लगभग 90 लाख, 90 लाख डायस्पोरा इधर वेस्ट एशिया में रहते हैं। तो और यहाँ जो डायस्पोरा है स्वाभाविक रूप बड़ी संख्या मजदूर के रूप में है, और चूँकि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है, इनका प्रभाव आर्थिक ज़्यादा है, सुरक्षा, पॉलिटिकल, कल्चरल के प्रभाव, इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा है। वैसे अब वेस्ट एशिया में थोड़ा मामला चेंज आ रहा है। पहले तो यहाँ सब मजदूर के रूप में ही गए थे, यानी प्लम्बर, ड्राइवर, ये ब्लू कॉलर जॉब के रूप में गए थे। आज की डेट में इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ लोग जा रहे हैं। ये डायस्पोरा के प्रकार है, यानी कुल मिला के दुनिया के हर भाग में इंडियन है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। ये नए डायस्पोरा, ये पुराने, और ये अलग प्रकार के डायस्पोरा। तो बच्चों कल फिर बाकी, कल IR की आखिरी क्लास हो जाएगी, और जो आपको पूछना हो कल पूछ लेना, लेकिन कोई अच्छी बात पूछना जो पेपर ऊपर पूछी गई हो। हमारे सब बच्चे आपस में चैट ही करते रहते हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।